What's up guys? I hope you are having a good time. चल फर्स्ट पार्ट में अपन ने अपोर्शनमेंट तक देख लिया था, ठीक है। आईटीसी की कंडीशंस देखी थी, देन एक अमेंडमेंट था छोटा सा, वो अमेंडमेंट देखा था जहाँ पे सप्लायर अगर जीएसटीआर1 में डेटा नहीं डालता तो आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा वो चेक किया था। उसके बाद अपन ने अपोर्शनमेंट चेक किया था, अगर तुम कोई आईटीसी ले लेते हो तो उसको अपोर्शन कैसे करोगे, ठीक है ना, बिटवीन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल क्या होता है, बैंकिंग एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या होता था, ठीक है। अभी देख इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये तुम्हारे चैप्टर का, आईटीसी चैप्टर का काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17.5 ब्लॉक क्रेडिट याद रखना, ठीक है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या, ब्लॉक क्रेडिट मतलब अगर तुम कोई इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स परचेज करते हो और उन इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स को अगर परचेज करने के टाइम पे तुमने कोई टैक्स पे किया होता है तो तुम नॉर्मल बेसिस में उसका क्रेडिट ले लेते हो। लेकिन अगर अंडर 17.5 कोई कैटेगरी में तुमने इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स प्रोक्योर किया एंड उस पर अगर टैक्स पे किया तो तुमका उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब नो आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स प्रोक्योर्ड, समझ में आ गया, ठीक है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया। ब्लॉक क्रेडिट मतलब अगर तुमने कोई इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स अंडर सेक्शन 17.5 प्रोक्योर किया तो तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी देख 17.5 में कितनी एंट्रीज है वो देख ले। चल सबसे पहले एक मोटर व्हीकल, अगर तुम कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो, पर्सनल पर्पस हो या बिजनेस पर्पस हो, तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, समझ में आ गया, ठीक है। मोटर व्हीकल खरीदोगे जिसका सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13, ठीक है, तो तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर एक्सेप्शन दिए हुए हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या, एक्सेप्शन टू ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन टू आईटीसी नहीं मिलेगा मतलब आईटीसी मिलेगा, ठीक है। मोटर व्हीकल इन जनरल कोर्स अगर तुम खरीद रहे हो, तुमने उस पर टैक्स पे किया तो तुमको उसका टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो एक्सेप्शन में कवर्ड है, ठीक है, तो तुमको क्रेडिट मिल जाएगा। एक्सेप्शन मतलब मैंने मोटर व्हीकल खरीदा एंड आई हैव यूज्ड फॉर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, मतलब क्या, मेरा काम है मोटर व्हीकल सप्लाई करना, मैं मैन्युफैक्चरर, आई एम अ डीलर ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाटा, अब मेरे को बता टाटा घर घर जाके कार बेचेगा क्या, नहीं, टाटा ने क्या किया, शोरूम खोल के रखा है, ठीक है। अब मेरे को बता शोरूम वाला मैन्युफैक्चर करता है क्या, नहीं, टाटा का प्लांट है जो मैन्युफैक्चर करेगा व्हीकल, ठीक है। टाटा क्या करता है, व्हीकल मैन्युफैक्चर करता है और अपने शोरूम में लाता है, ठीक है, शोरूम वाला आगे उसको बेचेगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो शोरूम वाले को भी तो मैन्युफैक्चरर को पैसे देने पड़ते हैं ना। अभी मेरा शोरूम है, मैं अगर मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा हूं तो मैं मेरा प्रॉफिट ऐड करके आगे बेचूंगा, तो मुझे भी तो मैन्युफैक्चरर को पे करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि अगर मैंने मोटर व्हीकल खरीदा, ठीक है, एंड उसको एज सच आगे फर्दर सप्लाई किया, ठीक है, तो जो खरीदने पे मैंने टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर मैं मोटर व्हीकल खरीद रहा हूं और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपार्टिंग ट्रेनिंग, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तुमको मिलता है तो उसके पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना, तो अगर मैंने मोटर व्हीकल खरीदा और मैंने ट्रेनिंग पर्पस के लिए उस मोटर व्हीकल को यूज किया तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूं और उसको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता हूं तो भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। इन चारों के अलावा अगर मैं मोटर व्हीकल यूज कर रहा हूं तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अभी इन चारों के अलावा सर क्या होगा, देख मैं बताता हूं क्या होगा। मैंने मोटर व्हीकल खरीदा, ठीक है, और उसको उसमें वाइफ को घुमा रहा हूं, मेरे को बता जो मैंने टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा, नहीं, क्योंकि ये चारों में से नहीं आता, मेरी वाइफ को गुड्स नहीं है, मेरी वाइफ को पैसेंजर नहीं है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मोटर व्हीकल खरीदा और मैं उसको मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। सर अभी बिजनेस के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, ऑफिस जाने का, घर पे आने का, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए हो गया, मेरे को उस पर जीएसटी क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इन चारों में से कहीं पे भी नहीं आता, समझ में आ गया। अगर ये लाइन समझ में आ गया ना तो नीचे के इजी पढ़ेंगे, ठीक है। वापस पहले वाले पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। मोटर व्हीकल, अगर मैं मोटर व्हीकल खरीद रहा हूँ फॉर एनी पर्पस मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाउएवर एक्सेप्शन है तो क्रेडिट मिल जाएगा। एक्सेप्शन में क्या है, 4 एक्सेप्शन है। सबसे पहला यूज फॉर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, मोटर व्हीकल खरीदा, उस मोटर व्हीकल को आगे बेचा, ठीक है, तो जो खरीदने में टैक्स पे किया उस पर जीएसटी मिल जाएगा। सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अगर मैंने मोटर व्हीकल खरीदा और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। थर्ड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, मैंने मोटर व्हीकल खरीदा और उसमें ट्रेनिंग लाइसेंस दे रहा हूं तो मुझे क्या बोलते हैं इसको,
आईटीसी मिल जाएगा। एट लास्ट ओनली इन केस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, अगर मैंने वेसल या एयरक्राफ्ट खरीदा एंड उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट ए बी, जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सर्विसिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, वेसल्स एटसेट्रा। मैंने कोई मोटर व्हीकल खरीदा, ठीक है, अब मोटर व्हीकल पे अगर मैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले रहा हूं या जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहा हूं या व्हीकल को सर्विसिंग करवाने की सर्विस ले रहा हूं, ठीक है, तो ये सारी इनपुट सर्विसेज हो गई। इस पे अगर मैं कोई जीएसटी पे करता हूं तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन तो ये जो 4 ऊपर पॉइंट ए में दिए है वही, ठीक है। मैंने मोटर व्हीकल खरीदा फॉर पर्पस ऑफ फर्दर टैक्सेबल सप्लाई एंड उस पे अगर मैं कोई रिपेयर या मेंटेनेंस की सर्विस ले रहा हूं, ठीक है, या सर्विसिंग करवा रहा हूं या उसका जनरल इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो वो जनरल इंश्योरेंस एक्सेप्ट आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड, मैंने अगर कोई मोटर व्हीकल खरीदा, ठीक है, जिस पे मैं जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस या सर्विसिंग की सर्विसेज ले रहा हूं एंड वो मोटर व्हीकल मैंने अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया, पैसेंजर या गुड्स व्हाटएवर इट इज, तो मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। एंड थर्ड, अगर मैंने वापस उसको इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के लिए यूज किया तो भी मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। एक्सेप्शन पे आईटीसी मिलेगा। समझ में आ गया। एक्सेप्शन वाला जो पार्ट है ना उस पे आईटीसी मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल। टाटा का शोरूम है, ठीक है, गाड़ी में कुछ गड़बड़ आ गई, अगर मुझे मैन्युफैक्चरर ही रिपेयर एंड सर्विसिंग की सर्विसेज दे रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो उस केस में उसको मैं जो भी टैक्स पे करूंगा उस टैक्स का मैं क्रेडिट ले सकता हूं। समझ में आ गया। जिससे मैं मोटर व्हीकल खरीद रहा हूं, जो मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर अगर मुझे रिपेयर्स की सर्विस देगा तो उस केस में मुझे आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस। अगर मैंने जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज किसी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से ली तो मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, वो बंदा ऑलरेडी जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में है, ठीक है, वो मोटर व्हीकल का नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस निकालता है, उसका रजिस्टर्ड बिजनेस है जनरल इंश्योरेंस निकालने का। अगर मैं उस रजिस्टर्ड पर्सन से जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू माय मोटर व्हीकल, ठीक है, वो मोटर व्हीकल जो मैं इन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो उस केस में मुझे उस जनरल इंश्योरेंस पे जो भी जीएसटी पे करूंगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। पहले 2 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी, हेल्थ सर्विसेज, ट्रीटमेंट्स हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हो गया, तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी वगैरह आ गया, हेल्थ सर्विसेज आ गया, ठीक है, आउटडोर केटरिंग हो गया, और लेंटिंग, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो गया, या फिर लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया। तो इस पे तुम जो भी जीएसटी पे करते हो तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन पे आईटीसी मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है? इनवर्ड सप्लाईज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज एंड मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर पर्पस मेंशन्ड इन ए अबाउट। ये चारों के लिए देख, कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर तुम मोटर व्हीकल खरीदते हो इन चारों के लिए, इन 4 में से कोई भी एक पर्पस के लिए अगर तुम मोटर व्हीकल खरीदते हो तो तुमको कोई भी उस पे सर्विसेज ले लो तुमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तुम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले लो, क्रेडिट मिल जाएगा, जनरल इंश्योरेंस की ले लो, क्रेडिट मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, हायरिंग, रेंटिंग, लीजिंग, कोई सर्विस लेनी है ले लो, तुमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया। मैंने मोटर व्हीकल लीज पे लिया, ठीक है, और वो लीज पे लेने के बाद मैं आगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता हूँ, तो जो लीजिंग पे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ ना, मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? गला डोक्या, ठीक है। अभी इनवर्ड सप्लाईज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज मतलब क्या? केटरिंग का एग्जांपल लेते हैं। देख, मेरे को ऑर्डर आया केटरिंग का, ठीक है, मैंने ना उनको सब अपने केटरर से ही प्रोवाइड किया। हावेवर मैंने फरसान है ना बाहर से आउटसोर्स करवाया। मेरे पास फरसान का स्टॉक नहीं था, तो मैंने क्या किया, बाहर से फरसान वाले को हायर किया, उसको बोला तू मेरे लिए एक बार काम कर ले। वो आया, मेरे लिए काम किया और चला गया, मैंने उसको पेमेंट दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने फरसान वाले की जो आउटडोर केटरिंग की सर्विस है वो ली एंड उस सर्विस को एज सच मैंने आगे सप्लाई कर ली। तो ये क्या हो गया, इनवर्ड सप्लाईज फरसान वाले की यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाईज मेरी। समझ में आ गया? पक्का, ठीक है। और ए बी और B1 में कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, B2 मेंबरशिप। अगर तुमको क्वेश्चन में दिखता है क्लब का मेंबरशिप लिया है या कोई भी जिम का मेंबरशिप लिया है या फिटनेस सेंटर्स का मेंबरशिप लिया है जिस पे मैंने टैक्स पे किया है, तो मेरे को उस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। मेंबरशिप फीस पे अगर मैं कोई टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ट्रैवल बेनिफिट्स। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को
ट्रैवल बेनिफिट देता है या लीड ट्रैवल असिस्टेंस देता है या होम ट्रैवल कंसेशंस देता है जिसपे वो जीएसटी काटता है, तो उसको उसके जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर एक्सेप्शन है म्हणजे काय, एक्सेप्शन पे क्रेडिट मिलेगा। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर इट इज ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी म्हणजे मैंडेटरी, इफ इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड अंडर एनी लॉ, मतलब एम्प्लॉयर इज बाउंड टू प्रोवाइड ट्रैवल बेनिफिट, एलटीए, होम ट्रैवल कंसेशंस टू हिज एम्प्लॉइज अंडर एनी लॉ, अगर लीगल प्रोविजन आ जाता है तो भैया उसको क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, वापस एक बार देख लेते हैं। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17.5 इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक क्रेडिट का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन लिख लो। ठीक है, सेक्शन लिख लो तो इट इज क्वाइट पॉसिबल जहां तुमको एग्जामिनर 2 से 2.5 मार्क देने वाला होता है वो तुमको आधा मार्क बढ़ा के दे भी दे। एवरी मार्क काउंट्स। ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17.5। ब्लॉक क्रेडिट मतलब क्या, तुमने अगर कोई इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स प्रोक्योर किया, ठीक है, फॉर XYZ पर्पस, तो उसको प्रोक्योर करने के टाइम पे अगर तुम उस पर कोई टैक्स पे करते हो तो तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, अब ब्लॉक क्रेडिट में ये सारी लिस्ट है, उसमें सबसे पहला है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स तुमको क्या बोला, अगर 4 पर्पस के लिए तुमने खरीदा है, 4 पर्पस कौन से, सबसे पहला है तुम्हारा फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, नेक्स्ट तुम्हारा इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर तुमने इन 4 पर्पस के लिए मोटर व्हीकल खरीदा है तो उस पर कोई भी सर्विसेज ले लो, तुमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कोई भी सर्विसेज मतलब क्या, जनरल इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, फिर सर्विसिंग हो गई, फिर तुम्हारा लीजिंग हो गया, रेंटिंग हो गया, हायरिंग हो गया, कोई भी इनपुट सर्विस ले लो। ठीक है, तो एडेड तुमको उस पर जो भी टैक्स पे कर रहे हो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन ने देखा क्या, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। फूड एंड बेवरेजेस हो गया, आउटडोर केटरिंग हो गया, हेल्थ सेंटर्स हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स हो गई, प्लास्टिक सर्जरीज हो गई। ठीक है, ये अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, अगर तुम ये सर्विसेज ले रहे हो जिसपे तुमने टैक्स पे किया तो तुमको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाउएवर अगर तुमने ये सर्विस एज एन इनवर्ड सप्लाई लिया टू प्रोवाइड आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई तो तुमको क्रेडिट मिल जाएगा। फरसान का सर्विस लिया टू प्रोवाइड माय ओन केटरिंग सर्विसेज। ठीक है, तो फरसान सर्विसेज पे मैं जो भी टैक्स पे कर रहा हूँ मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट अपना ये मोटर व्हीकल यूज फॉर द पर्पस मेंशन इन ए अबव। उसके बाद मेंबरशिप, अगर मैं किसी क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर में कोई मेंबरशिप लेता हूँ जिसपे अगर मैं जीएसटी पे करता हूँ तो मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जिम, सबसे बेस्ट, तुम जिम में जाते हो, जिम में पैसा भरते हो, ठीक है, जिम सर्विसेज आर कवर्ड अंडर जीएसटी, उस पर जीएसटी लगता है, तो तुम उस पर जो भी जीएसटी पे कर रहे हो उस जीएसटी का तुम क्रेडिट नहीं ले सकते। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट ट्रैवल बेनिफिट, अगर तुम बीइंग एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हो एंड उस ट्रैवल बेनिफिट पे अगर तुम जीएसटी काट रहे हो तो उस जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। हाउएवर इफ सच ट्रैवल बेनिफिट्स आर मैंडेटरी टू बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ तो तुमको क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया? वीडियो को पॉज कर और इसको एक बार लिख ले, इसके बाद नीचे 4th पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चल चल ए देख लिया अपन ने, ए बी देख लिया, B1 B2 B3 देख लिया। ठीक है, अभी C D E F G H और I देख लेते हैं। इधर C क्या बोलता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एंड D बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज। C and D आर बोथ इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इधर देख, सी पॉइंट बोलता है कि अगर मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेता हूं, ठीक है, तो मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सी क्या बोलता है, अगर मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहा हूं तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इनपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। इनपुट सर्विसेज यूज्ड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो चलेगा, मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, डी बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज, अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज का यूज कर रहा हूं तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बोथ द केसेस में प्लांट एंड मशीनरी है तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ इनपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है तो भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टैक्सेस पेड अंडर सेक्शन 10, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम या कंसेशनल रेट पे टैक्स पे करता हूं तो मेरे को उस टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अपन ने कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल रेट के वीडियो में देखा है ये। ठीक है, उसके बाद आता है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ एज फ्री सैंपल्स। वो गुड्स जो लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए या रिटर्न ऑफ हो गए, मतलब वो गुड्स मैंने यूज ही नहीं किए, अगर वो गुड्स गुम गया, ठीक है, या चोरी हो गया, वो गुड्स मैंने यूज ही नहीं किए तो उस पर टैक्सेस पे करने का क्रेडिट किस बात का? ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट
एनी टैक्सेस पेड ड्यू टू फ्रॉड, डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन। अगर मैं सेक्शन 74, 129 या सेक्शन 130 में कोई टैक्सेस पे करता हूं तो मुझे उस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। लास्ट, पर्सनल पर्पस। कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं एंड उस पर अगर मैंने टैक्स पे किया तो मुझे उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, बीच में एक चीज है एफ पॉइंट, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब वो बंदा जो इंडिया के बाहर से आता है, गुड्स इंपोर्ट करता है इंडिया में और लोकल मार्केट में सप्लाई करता है। ठीक है, तो उसको खाली इंपोर्ट्स पे क्रेडिट मिलेगा। इंपोर्ट्स के अलावा अगर कोई भी गुड्स नॉन रेसिडेंट परचेस करता है, NRTP अगर कोई भी गुड्स परचेस करेगा, कोई भी गुड्स, कोई भी फॉर एनी टाइम पर्पस, अगर वो परचेस कर रहा है और उसमें अगर वो टैक्स पे कर रहा है तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसको क्रेडिट खाली इंपोर्ट्स का मिलेगा। अगर वो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है जिस पे वो IGST पे करता है तो उसको IGST का क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, एक काम करते हैं, सेक्शन 17(5) से लेकर HI तक पूरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए वाज मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल अगर मैं खरीदता हूं, ठीक है, तो मैं उस पर अगर मैंने कोई भी टैक्स पे किया तो मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 4 पर्पसेस। 4 पर्पस कौन कौन से हैं? सबसे पहला फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, मोटर व्हीकल खरीदना, मोटर व्हीकल एज सच बेच देना। ठीक है, सेकंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, थर्ड इंपार्टिंग ट्रेनिंग, फोर्थ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। ठीक है, ए के बाद ए बी वाज सेम रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स। ए बी वाज रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज और जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद बी में 1, 2 एंड 3। 1 वाज फूड, बेवरेजेस, केटरिंग सर्विस, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, जनरल अपना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, रेंटिंग लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो इन पे भी ITC नहीं मिलेगा। B2 वाज मेंबरशिप। कोई भी क्लब, हेल्थ सेंटर्स या फिटनेस सेंटर्स में अगर मैं मेंबरशिप लेता हूँ, मेंबरशिप में अगर मैंने GST पे किया है तो मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एग्जांपल तुम्हारा जिम मेंबरशिप फीस। ठीक है, B3 वाज लीव ट्रैवल असिस्टेंस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी लीव ट्रैवल असिस्टेंस देता है या वो ट्रैवल कंसेशन देता है या ट्रैवल बेनिफिट देता है जिसपे वो GST पे करा तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन में था मैंडेटरी बाय लॉ। अगर लॉ बोलता है एम्प्लॉयर को कि भाई तेरे को देना ही पड़ेगा, उसके चलते अगर एम्प्लॉयर देता है तो उसको ITC मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया B3 के बाद अपन ने C और D देखा था। C एंड D वाज इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, C was works contract service and D was any goods and services used in construction of plant and immovable property except plant and machinery। ठीक है, C और D हो गया। E was taxes paid under section 10 कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल रेट। कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल रेट पे भी अगर कोई टैक्सेस पे करते हो तुमको ITC नहीं मिलेगा। F was goods received by non resident taxable person। NRTP कोई भी गुड्स रिसीव करे उसको उसका टैक्स अगर उसने टैक्स पे किया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंपोर्ट्स। गुड्स इंपोर्ट किया, वो इंपोर्ट पे अगर टैक्सेस पे कर रहा है तो उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद G वाज गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ एज डिस्पोज्ड ऑफ एज फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स। ठीक है, तो उस केसेस में भी ITC नहीं मिलेगा। H was any taxes paid due to fraud, detention or confiscation under section 74, 129 और 130 respectively and I was any goods or services used for personal purpose। समझ में आ गया? ठीक है, एक काम कर, तुम्हारा ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को पॉज कर और एक बार ये सारा लिस्ट उतार ले। ठीक है, इसके बाद अपन फ्री सैंपल्स वाला पॉइंट एक बार वापस इन डेप्थ देख लेंगे। ठीक है, चल एक काम कर, वीडियो को पॉज कर, इसको उतार ले। चल, सेक्शन 17(5) अपन ने देख लिया। अभी एक क्लैरिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स प्रमोशन स्कीम, वो अपन चेक कर लेते हैं। एंड मेडिसिन एंड ड्रग्स रिलेटेड कोई एक क्लैरिफिकेशन है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर देख, सेल्स प्रमोशन स्कीम में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है तुम्हारा सैंपल्स या गिफ्ट। अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट, अगर तुम कोई भी गुड्स एज अ गिफ्ट या फ्री सैंपल देते हो, ठीक है, तो वो 17(5) ब्लॉक क्रेडिट में तो है ही, लेकिन उस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है। ठीक है, कि वो ब्लॉक क्रेडिट में कब आएगा। अभी देख, अगर मैं फ्री सैंपल्स या फ्री गिफ्ट दे रहा हूं, मतलब इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, देयरफॉर देयर इज नो कंसीडरेशन। अगर वो विदाउट कंसीडरेशन है, विदाउट कंसीडरेशन, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, भैया विदाउट कंसीडरेशन है तो पॉसिबिलिटी है कि वो शेड्यूल 1 में आ जाए। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या चेक करोगे, अगर सैंपल्स या फ्री गिफ्ट है, अगर सैंपल्स या फ्री गिफ्ट है, दैट इज अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट कंसीडरेशन है, तो तुम ये चेक करोगे कि वो शेड्यूल 1 में आता है कि नहीं आता। अगर वो शेड्यूल 1 में आता है तो तुमको उस पर ITC मिल जाएगा। अगर वो शेड्यूल 1 में नहीं आता तो वो ITC नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 17(5). समझ में आ गया?
सिंपल हिसाब, फ्री सैंपल्स या गिफ्ट तुमको दिखता है तो व्हाट यू हैव टू चेक, शेड्यूल 1 में है कि नहीं है। शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी है, ठीक है, उसके अंदर है कि नहीं है। अगर वो शेड्यूल 1 में है तो उस पे आईटीसी मिल जाएगा, शेड्यूल 1 में नहीं है तो फ्री सैंपल्स या फ्री गिफ्ट पे आईटीसी नहीं मिलेगा। शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटी कौन कौन सी, एक बार अगर वापस देखना हो तो सुन लो फटाफट, ठीक है। सबसे पहला था बिजनेस एसेट परमानेंटली सोल्ड, ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। सेकंड था सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी डिस्टिंक्ट पर्सन। थर्ड था सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। एंड फोर्थ वाज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री वाला जो ऑफर है ना, ठीक है, इसका टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन वेदर सच ऑफर इज अंडर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मतलब टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज आर सप्लाइड टुगेदर इन कंजंक्शन विद ईच अदर बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं एक पे एक फ्री दे रहा हूं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से, कंपोजिट सप्लाई है तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर मिक्स्ड सप्लाई है तो मिक्स्ड सप्लाई के हिसाब से टैक्स लगेगा। इन ईदर ऑफ द केसेस तुमको आईटीसी मिल जाएगा। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है तो इस पे आईटीसी मिल जाएगा इन एनी केस। कंपोजिट सप्लाई है तो भी, मिक्स्ड सप्लाई है तो भी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैगर्ड डिस्काउंट्स। स्टैगर्ड डिस्काउंट्स मतलब क्या? स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब अगर तुम 1000 रुपए के गुड्स खरीदो 10% डिस्काउंट, 2000 के गुड्स खरीदो 20% ऑफ, 3000 के गुड्स खरीदो 30% ऑफ, 5000 के ऊपर खरीदो फ्लैट 50% ऑफ। बाय मोर अवेल मोर डिस्काउंट टाइप ऑफ ऑफर, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड डिस्काउंट्स अपन ने वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 वाले वीडियो में देखा था। स्टैगर्ड डिस्काउंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी देख, हाउएवर वो गुड्स जिसके ऊपर तुम डिस्काउंट दे रहे हो, वापस सुनना, वो गुड्स जिसके ऊपर स्टैगर्ड डिस्काउंट दे रहे हो, उन गुड्स को परचेज करने के टाइम, ठीक है, या उस गुड्स पे अगर तुमने कोई इनपुट सर्विस लिया है, ठीक है, या कोई कैपिटल गुड्स अगर यूज हुए हैं उस गुड्स के पीछे, तो उस पे उन इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स पे तुमने जो भी टैक्स पे किया तुमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आया? अभी देख, फॉर एग्जांपल वापस, ठीक है, मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, मैंने उसके ऊपर टैक्स पे किया, उसका क्रेडिट लूंगा कि नहीं लूंगा ये आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है। वो प्लांट एंड मशीनरी मैंने मान ली ये हेडफोन बनाने के लिए यूज किया। अब ये हेडफोन में जब बेच रहा हूं ना तो मैं इस पे स्टैगर्ड डिस्काउंट लगा के बेच रहा हूं। तुम एक खरीदो इतना डिस्काउंट मिलेगा, 5 खरीदो इतना मिलेगा, 10 खरीदो इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अपने को लॉ क्या बोलता है कि ये जो गुड्स जो तुम स्टैगर्ड डिस्काउंट पे बेच रहे हो, इस गुड्स को बनाने के लिए अगर तुमने कोई कैपिटल गुड्स का यूज किया है और वो कैपिटल गुड्स पे अगर तुमने कोई टैक्स पे किया तो तुमको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। इधर देख, स्टैगर्ड डिस्काउंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स यूज्ड टू प्रोवाइड डिस्काउंटेड गुड्स या टू सप्लाई डिस्काउंटेड गुड्स, ठीक है। तो उस केस में उस इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स, दैट इज वो प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने यूज किया इसको बनाने के लिए, उसका मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब तुम्हारे नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट्स है, वो नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट जो तुम्हारे वैल्यू में इंक्लूड होता है, देयरफॉर इसके ऊपर नॉर्मल आईटीसी रूल्स लग जाएगा। सेक्शन 16 के हिसाब से तुम कंडीशन देखोगे, 17 के हिसाब से अपॉर्चनमेंट देखोगे और 17(5) के हिसाब से ये भी चेक कर लोगे कि ब्लॉक प्रिंट में आता है कि नहीं आता है। क्लियर है? ठीक है। ये तो हो गया सेल्स प्रमोशन स्कीम। सेल्स प्रमोशन स्कीम में क्या था? सैंपल्स था, फ्री गिफ्ट था। सैंपल फ्री गिफ्ट अगर शेड्यूल 1 में है तो आईटीसी मिल जाएगा, शेड्यूल 1 में नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बाय वन गेट वन अगर कंपोजिट सप्लाई है तो भी आईटीसी मिलेगा, मिक्स सप्लाई है तो भी आईटीसी मिल जाएगा। स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब बाय मोर अवेल मोर डिस्काउंट वाला टाइप है। तो वो स्टैगर्ड डिस्काउंट जो गुड्स पे दे रहा हूँ वो गुड्स के पीछे अगर कोई इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स यूज हुए हैं तो उस इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पे मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है। लास्ट सेकेंडरी डिस्काउंट्स पे नॉर्मल आईटीसी रूल्स लग जाएगा 16, 17 और 17(5) के हिसाब से। नेक्स्ट, मेडिसिन एंड ड्रग्स रिलेटेड। अभी देख, मेडिसिन एंड ड्रग्स रिलेटेड पहले तो स्टोरी समझ के आए। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे मेरा जो भी खर्चा आया रहेगा मैंने टैक्सेस पे भी करके उसका क्रेडिट ले लिया। अब मैंने वो आगे सप्लाई किया रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट ने क्या किया, जितना यूज हो गया मेडिसिन वो तो हो गया, जो एक्सपायर्ड या टाइम बार्ड हो गया ना वो मुझे उसने एज अ फ्रेश सप्लाई वापस बेच दिया। एज अ फ्रेश सप्लाई उसने मुझे वापस बेच दिया मतलब वो सप्लायर हो गया, मैं रेसिपिएंट हो गया।
ठीक है, उसने इनवॉइस इशू कर लिया मुझ पे, मैंने जो भी टैक्स पे किया मैंने उसका क्रेडिट ले लिया। अब मेरे हाथ में तो टाइम बार्ड गुड्स आए हैं, तो ये मेरे ऊपर है कि वो गुड्स को मैं रीयूज करूं या उसको डिस्ट्रॉय करूं। अगर मैं उस मेडिसिन या ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देता हूं तो मुझे क्या है, मैंने जो भी आईटीसी लिया रहेगा मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये पूरी स्टोरी उसी रिवर्सल पे है। स्टोरी समझ में आ गया? पहला 2 केस है, पहला मैं सप्लायर वो रेसिपिएंट, ठीक है। सेकंड केस में वो मुझे फ्रेश सप्लाई करता है मेरे ही टाइम बार्ड गुड्स का, तो उस केस में वो सप्लायर हो गया, मैं रेसिपिएंट हो गया। तो सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, आईटीसी ले लूंगा। अब मेरे हाथ में जो टाइम बार्ड गुड्स आया है, मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं वो गुड्स को रीयूज करूं इफ दे आर रीयूजेबल, या फिर मैं उसको डिस्ट्रॉय करूं। अगर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूं तो जो क्रेडिट मैंने अवेल किया है वो क्रेडिट मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। प्रीटी क्लियर? अभी जल्दी, सप्लायर, मैं सप्लायर हूं। फर्स्ट केस, मैंने मैन्युफैक्चर किया मेडिसिन, ठीक है, जिसका इनवॉइस वैल्यू 100 था और उस पे आईटीसी लगा 10 रुपए का, ठीक है। ये आईटीसी पे कौन करेगा, रेसिपिएंट, पेमेंट प्लस जीएसटी, ठीक है। रेसिपिएंट क्या करता है, ₹10 आईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपायर हो गया, ठीक है, वो गुड्स, ये जो मेडिसिन उसने खरीदा था वो एक्सपायर हो गया और उसने मुझे फ्रेश सप्लाई करके दिया। तो अभी ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर विल बी ट्रीटेड एज रेसिपिएंट, बरोबर, ठीक है। इसने क्या किया, पेमेंट करेगा प्लस इसने क्रेडिट लिया 15 रुपए का। इसने क्या किया, पेमेंट किया प्लस 15 रुपए का जीएसटी लिया और वो जीएसटी का इसने आईटीसी ले लिया। अब मेरे हाथ में क्रेडिट पड़ा है, मैं क्रेडिट कब यूज कर सकता हूं, ओनली व्हेन आई एम सप्लाइंग गुड्स। अगर मैंने इस गुड्स को सप्लाई नहीं करके डिस्ट्रॉय कर लिया तो जो क्रेडिट मैंने अवेल किया है वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने क्रेडिट कौन सा अवेल किया, 15 का अवेल किया। यहाँ पर जो 10 है वो रिवर्स नहीं होगा, जो मैंने लास्ट में 15 अवेल किया ना वो रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? स्टोरी क्लियर है? ठीक है। वापस केस 1, मैं मैन्युफैक्चरर, सामने रेसिपिएंट, ठीक है। मैंने मैन्युफैक्चर किया, उस पर मैंने जो भी इनपुट सर्विस रहेगी मैंने उसका आईटीसी अवेल कर लिया। आईटीसी ₹10, ठीक है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर कोई भी गुड्स प्रोक्योर किए रहेंगे उस पे मैंने कोई टैक्स पे किया था तो मैंने उसका आईटीसी अवेल कर लिया, ठीक है। अब मैंने उसको गुड्स को सप्लाई कर दिया रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट का क्या हुआ, जितने बिक गए वो बिक गए, जो एक्सपायर या टाइम बार्ड हो गए वो उसने मुझे क्या किया, एज अ फ्रेश सप्लाई वापस बेच दिया, ठीक है। अब मैं रेसिपिएंट हो गया, मैंने उसको पेमेंट प्लस टैक्स किया, टैक्स पे किया रहेगा, उस टैक्स का 15 रुपए का मैंने आईटीसी ले लिया। अभी देख 2 केस है। पहले वाले केस में मैंने जो इनपुट्स प्रोक्योर किए थे उस पे 10 रुपए का आईटीसी लिया। दूसरे वाले केस में जो मुझे फ्रेश सप्लाई मिली है उसका मैंने उस पे जो टैक्स पे किया उसका 15 रुपए का आईटीसी लिया, ठीक है। तो अभी अपन को केस क्या बोलता है कि भाई मेरे पास जो टाइम बार जो एक्सपायर्ड गुड्स पड़े, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको रीयूज करूं या फिर मैं उसको डिस्ट्रॉय करूं। इफ दे आर रीयूजेबल, अगर मैं रीयूज करता हूं तो नॉर्मल आईटीसी रूल्स लग जाएगा। हाउएवर अगर मैं उसको डिस्ट्रॉय करता हूं तो मेरे को जो भी क्रेडिट अवेल किया रहेगा वो रिटर्न करना, वो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा केस यही बोलता है कि रिवर्स कौन सा होगा, जो मैंने पहले अवेल किया था वो कि जो बाद में फ्रेश सप्लाई में अवेल किया था वो। तो जो फ्रेश सप्लाई में तुम क्रेडिट अवेल करते हो वो तुमको रिवर्स करना पड़ेगा, जो तुमने नॉर्मली पहले अवेल किया था वो नहीं। समझ में आ गया? ठीक है। चल वीडियो को अपन इधर ही एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में अपन देखेंगे कि भाई इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के केस में आईटीसी कंप्यूट कैसे करना होता है, ठीक है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो शुड बी योर लास्ट वीडियो विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी। अगर वो लास्ट वीडियो होता है तो उस वीडियो के अंदर आईटीसी के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। ये वीडियो अपन यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को पॉज कर लेना और इसको कॉपी कर लेना। चलो गाइस, आडियोस, हैव अ नाइस डे।